आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का साइंस का टर्म 2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का। चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 का है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट है और इस टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड है। और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की कौन सी रिएक्शन होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और BaCl2 बेरियम क्लोराइड, तो हमारा रिजल्ट निकलता है सोडियम क्लोराइड और BaSO4। इसके अंदर जो सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है बेरियम से, तो इसको डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट बनाता है। और जो ये बेरियम सल्फेट है एक प्रेसिपिटेट बनता है। और प्रेसिपिटेट कौन सा होता है? जो इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसमें यही क्वेश्चन में पूछा गया, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या बच जाएगा? तो सॉलिड स्टेट में क्या बच जाएगा? हमारा बेरियम सल्फेट बच जाएगा। तो बी आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये चैप्टर नंबर 1 का है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन का कलर बताना है जब हम जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 30 मिनट्स के बाद ऑब्जर्व करेंगे उसको सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? तो हम रिएक्शन देखते हैं। जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। और जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ओके, तो जब जिंक ज्यादा कॉपर से रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ओके, इसके बाद जिंक सल्फेट जो है वो यहाँ पे कलरलेस निकल के आता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सही है, कलरलेस। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट इज, ये चैप्टर नंबर 2 का है। बेसिक सॉल्ट जो होता है हमें इस पे ध्यान देना है। बेसिक सॉल्ट में हमारा जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, और हमने ये भी पढ़ रखा है कि जहां पे जिस भी फॉर्मूले में OH लिखा होता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो A पार्ट में और C पार्ट में OH ये दोनों क्या है? बेस है। और हमसे पूछा क्या गया है? सॉल्ट पूछा गया है। तो A और C तो इसका आंसर है नहीं। B में देखते हैं। B जो होता है NaCl, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। हमने इसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ रखी है। एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। और बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है? जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो बेसिक सॉल्ट बनता है। ओके, तो हमारा डी जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 3 का है। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल X। जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एक मेटल X नाम का मेटल डाला, अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। जब हम बर्निंग मैच स्टिक लेके गए तो कलरलेस गैस निकली। Which of the following correctly represent the metal X? हमें देखना है कि वो X मेटल इन चारों में से कौन सा है। तो हम पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं। X प्लस H2SO4, X क्या है हमारे पास? मेटल है। तो हमने इसका जनरल रिएक्शन पढ़ रखा है। मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो H2 को हमने साइड कर दिया और क्या बना दिया? सॉल्ट XSO4। ये X ने हाइड्रोजन को क्या करा है? डिस्प्लेस करा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है? जब X जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। तो इन चारों मेटल में से हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम है, क्योंकि सल्फर मेटल नहीं होता, कॉपर और सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सोडियम जो है हमारा वो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। इनमें से बताना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। इसके अंदर जो सोडियम है उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना स्टेबिलिटी बढ़ानी है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी बढ़ानी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन जो है वो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। तो यहाँ पे 2 सोडियम आने चाहिए ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक यहाँ से रिलीज करेगा, एक यहाँ से रिलीज करेगा और ऑक्सीजन को दोनों मिल जाएंगे। तो जहाँ पे 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन हो तो वही वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2O। तो 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन, तो A में और D में, यहाँ पे D होना चाहिए, यहाँ पे C लिखा हुआ है। 2 सोडियम होने चाहिए, तो A में और D में 1 सोडियम है। ओके, तो A और C तो होगा नहीं। C में 2 सोडियम है पर लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 दे रखे हैं, तो होना कितने चाहिए थे? 1 होना चाहिए था। तो C भी गलत, आंसर हमारा B होगा। ठीक है,
अब ये देखिए, इसको दूसरे मेथड से करते हैं। सोडियम की वैलेंसी हमें नीचे लिखनी है, जैसे फॉर्मूले बनाते थे ना, सोडियम की वैलेंसी नीचे लिखनी है +1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, उसे क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, Na2O। और तो ए और सी जो है वो गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक सोडियम है और सोडियम कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे। और सी भी गलत है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और हमारा बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 3 का है। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। हमें एलिमेंट का यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखना है जो बेसिक ऑक्साइड बनाता हो, और हमें ये पता है कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन लूज कब करते हैं वो, जब उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, जो सबसे बाहर की शेल होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हो, तो ये 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं। इसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, इसमें 7, इसमें 4 और इसमें 1। तो हमारा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 में से कौन से में, डी में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर सही है, क्योंकि यही सिर्फ एक मेटल है, और ये मेटल है तो ये क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो आंसर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 3 का है। एन एलिमेंट M हैज 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकंड शेल। इसमें ये समझो जो एलिमेंट M के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड शेल तक पहुंच पाए, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड शेल फुल्ली फिल्ड होंगी। और यही यहाँ पे ये भी लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स रीच अप टू थर्ड शेल मींस फर्स्ट एंड सेकंड शेल्स आर फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल K शेल होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड शेल L शेल होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और थर्ड शेल में क्या बोला है इन्होंने कि 50% है सेकंड शेल की, और सेकंड शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8। तो थर्ड शेल मतलब M शेल जो है 50% ऑफ सेकंड शेल, तो सेकंड शेल में कितने होते हैं हमारे 8, और इसका 50% मतलब आधे कितने हो गए, 4। तो हमारा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका सम जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो 2 फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 8 और 4 थर्ड शेल में 4 कैसे आया, 50% ऑफ 8। तो 2 और 8 10, 10 और 4 14। तो हमारा सी जो है वो आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 का है। जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्सॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। जो जनरली फूड जो होता है वो ब्रोकन और एब्सॉर्ब मतलब ब्रेक और एब्सॉर्ब जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। पर लेकिन इन चारों में से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आउटसाइड द बॉडी होती है दोनों चीजें। तो ये दोनों चीजें आउटसाइड द बॉडी कहां होती है, फंगी में होती है। अब इन चारों में से हमें ये देखना है कि फंगी कौन सा है। तो फंगी कौन सा है, अमीबा नहीं होता, मशरूम होता है। तो हमारा आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है चैप्टर नंबर 7 का है। रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स में ही लोकेटेड होते हैं। रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन पास आउट करना। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो टेस्ट कहां से पता चलता है हमें, जीभ से, टंग से पता चलता है। तो आंसर नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 8 से है। फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड। जो फार्मर है वो बनाना प्लांट्स को ग्रो करना चाह रहा है जो पहले से उसके खेत में थोड़े बहुत प्लांट्स हैं उनकी तरह। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू सजेस्ट फॉर दिस पर्पस। ऐसा कौन सा मेथड है जिसको आप उनको सजेस्ट करोगे कि इस वाले मेथड से आप इसे ग्रो कर सकते हो। तो जो एक बनाना होता है वो हमारा एक सीडलेस फ्रूट होता है, और सीडलेस फ्रूट के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेथड होता है कौन सा वाला, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का लिखा है, क्वेश्चन पार्ट सी लिखा है, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है चैप्टर नंबर 7 से, हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय। जो प्लांट की हाइट होती है वो कहां से रेगुलेट की जाती है। हाइट जो होती है ग्रोथ हार्मोन पर डिपेंड होती है, और जो ग्रोथ हार्मोन होता है जीन के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है उस पर डिपेंड होता है। तो इन चारों में से आंसर हमारा सी सही है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम कोटेड बाय जीन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारा एंजाइम पर डिपेंड होता है जो जीन के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, a sportsman after a long break of his routine exercise suffered muscular cramps during a heavy exercise session. This happened due to, उसको क्रैम्प आ गए। तो क्रैम्प हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रखा है। चैप्टर नंबर 6 में था कि ये जो क्रैम्प्स आते हैं ये कब आते हैं, जब हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन होते हैं और लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन का है, लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक्टिक एसिड का बन रहा है, सी पार्ट में लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो सी पार्ट हमारा सही है।
चैप्टर नंबर 6 में हमने एक चार्ट पढ़ा था, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है और पायरुवेट से जब हम लैक ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन मसल्स में देखते हैं तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाता है। तो यही वो वाला क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 13 में देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। ये चैप्टर नंबर 10 का है। कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये दो रेज गए यहाँ से और ये बिहाइंड द मिरर कॉन्वेक्स मिरर में बन गए। कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे इमेज कौन सी बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। ओके, तो बिहाइंड द मिरर देखो चारों पार्ट में बिहाइंड द मिरर का लिखा है, यहाँ पे तीनों में क्या लिखा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और फोर्थ पार्ट में बिहाइंड द मिरर लिखा है। तो बिहाइंड द मिरर वाली ऑप्शन हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When light enters the atmosphere, it strikes on extremely fine particle. जब लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में तो फाइन पार्टिकल से टकरा जाती है, which deflect the rays of light in all possible directions. तो ये जो लाइट होती है हमारी डिफ्लेक्ट हो जाती है सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में। तो ये कौन से प्रोसेस से होता है, ये देखिए ये वाला प्रोसेस है। इंसिडेंट लाइट यहाँ से पार्टिकल्स पे कोलाइड करेगी, स्ट्राइक करेगी और ये चारों तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये डिफ्लेक्शन जो होता है इस डिफ्लेक्शन को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं है, तो आंसर जो पार्ट सी है हमारा वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आंसर क्या होगा, सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये चैप्टर नंबर 15 से है। इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय यूएनईपी टू फ्रीज द प्रोजेक्शन ऑफ एक्स का प्रोजेक्शन फ्रीज करना पड़ेगा, किसको बचाने के लिए, वाई को बचाने के लिए। और तो हमने डिप्लेशन किसका पढ़ा है, ओजोन लेयर का पढ़ा है, तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो एक्स को फ्रीज करना पड़ेगा हमें वाई के डिप्लेशन से बचाने के लिए। तो एक्स और वाई यहाँ पे रिफर्ड हेयर आर, तो जो वाई है हमारा वो क्या है, ओजोन है। तो सी पार्ट हमारा सही है, सीएफसी को फ्रीज करना पड़ेगा और ओजोन को बचाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर नंबर 15 से है। Which of the following feature relates to biodegradable substances? यहाँ पे देखो बायो, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेट करता हो, तो ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, पार्ट ये हमारा सही है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक ये सारे असर्शन रीजन किया। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, रस्टिंग ऑफ आयरन, असर्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ये चैप्टर नंबर 1 से है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो उसका रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है नेचर के अंदर, तो ऐसा नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसके अंदर हीट रिलीज होती है, पर लेकिन वो हीट जो है वो इसलिए हमें फील नहीं हो पाती क्योंकि वो बहुत एक स्लो प्रोसेस होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, इसलिए वो हीट हमें फील नहीं हो पाती। तो जो असर्शन है वो हमारा गलत हो गया। इसके रिएक्शन में क्या लिखा है, इसके रिएक्शन में लिखा है रिएक्शन इज स्लो, जो रिएक्शन होता है बहुत स्लो होता है। द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। यस ये सही है, अभी हमने इस वाले नीचे यही पढ़ा था, वी कैन नॉट फील हीट बिकॉज इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है इसलिए हमें हीट फील नहीं हो पाती। तो ये जो रीजन है ये सही है। तो इसका पार्ट डी सही है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 8 से है। असर्शन क्या है, असर्शन है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू असेक्सुअल मोड। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ज्यादा सर्वाइवलिटी की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये एकदम सही है। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो पेरेंट्स से इन्वॉल्व होते हैं, वेरिएशन कॉजेज करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है और उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, और जो वेरिएशन होती है वो हेल्प्स करती है सर्वाइवलिटी के लिए। ठीक, तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशन जो होती है वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमारा जो असर्शन है वो तो सही है। रीजन, वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइवल। ये रीजन एकदम सही है, वेरिएशन जो होती है वो एडवांटेज प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को सर्वाइवल के लिए। तो और वेरिएशन होते किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। तो पार्ट नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर नंबर 13 से असर्शन, अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। एक जो कंपास नीडल है उसको हमने करंट कैरिंग वायर के पास प्लेस्ड किया। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेस। जो डिफ्लेक्शन है कंपास नीडल की वो डिक्रीज हो गई व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज। ये देखिए गलत है एकदम, अभी बताते हैं कैसे। ये देखिए ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलीज हो रही है। इस करंट कैरिंग वायर में जितना करंट ज्यादा होगा उतने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलीज होंगी। ओके,
तो करंट जब होता है अगर हम उससे इंक्रीज करें, आईएनसी मतलब इंक्रीज, करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होकर डिस्टर्बेंस इंक्रीज होगी और डिस्टर्बेंस से ये जो नीडल है, ये नीडल में डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगी। तो ये पॉइंट एकदम गलत था। डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीज, जो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगी अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे। तो ऐसे गलत है, जब हम करंट बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा तेज होगी। ज्यादा तेज क्यों होगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। ओके, अब रीजन देखते हैं इसका। तो असर्शन तो हो गया गलत। रीजन, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। ये सही है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी कंडक्टर के पास। क्यों? क्योंकि हमने करंट को बढ़ा दिया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो किस में काम आते हैं? कंपोस्ट में काम आता है। खाद वाद बनाते हैं ना बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं जब ब्रेक डाउन होते हैं तो कंपोस्ट में काम आते हैं। ये सेशन एकदम सही है। इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं हमारे वो ऑर्गेनिक होते हैं और कंपोस्ट भी तो जो बनती है वो हमारी ऑर्गेनिक होती है। तो दोनों चीजें क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है। और इसमें लिखा है इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तो आते ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो रीजन जो है वो हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया, आंसर सी हो गया। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे।